Hello friends, welcome you all. Today we are going to see chapter number 15 which deal with opening accounts of various types of customer. ये प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो जीआईबी का पहला पेपर है उसका चैप्टर नंबर 15 है। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ टॉपिक कवर किए थे। उस पहले वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने जो कवर किए थे वो टॉपिक थे कि माइनर अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या पेपर लिए जाते हैं बैंकों में, जॉइंट अकाउंट होल्डर के केस में क्या होता है, मोड ऑफ ऑपरेशन एंड ऑल, एचयूएफ के केस में क्या होता है, प्लस अपना पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में कितने डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं। उसके बाद हम लोग अब कवर करेंगे ओपनिंग ऑफ अकाउंट फॉर ट्रस्ट। तो ट्रस्ट अकाउंट ओपन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रस्ट होता क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे मेंशन है कि अ ट्रस्ट इज़ एन ऑब्लिगेशन अनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन होता है, एक कंडीशन या यूँ कहें तो एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है जहाँ ट्रस्टी जो है वो दूसरे के फंड्स या पैसे को मोरली और लीगली मैनेज करने के लिए बाध्य होता है। मतलब ही इज़ बाउंड टू डू सो। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसी और की प्रॉपर्टी है बट उसको ट्रस्टी जो है वो बाउंड होता है लीगली कि इसका ओनर जो है ये ट्रस्टी कहलाता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रस्ट में एक पर्सन जिसे ओनर ऑफ प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है वह सिर्फ एक पेपर पर ही ओनर होता है। रियल ओनर कोई और होता है जो बेनिफिशियरी जिसको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद एक टर्म आता है कि अनदर। ओके, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ अनदर, किसी और के बेनिफिट के लिए वो एज ए एक्ट कर रहा है ट्रस्टी जो है। तो उसके बाद है कि द पर्सन हु रीपोजेस डिक्लेयर कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। तो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट किसको कहा जाता है? ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो होता है वो होता है कि यह ट्रस्ट को क्रिएट करने का रीज़न जानता है। जैसे कि ट्रस्ट ओपन करना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको क्रिएशन का पर्पस क्या है, इसे कैसे और कौन मैनेज करेगा, तो इसको ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कहा जाता है। इसको ऑथर ऑफ द ट्रस्ट को हम लोग ग्रांटर या सेटलर भी बोल सकते हैं। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट को हम लोग ग्रांटर या सेटलर भी कहा जाता है इसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि द पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस इज़ कॉल्ड द ट्रस्टी। तो ट्रस्टी ओबियसली ट्रस्टी कौन कहलाएगा? जो पर्सन के ऊपर कॉन्फिडेंस है। ट्रस्टी एक ऐसा इंडिविजुअल या मेंबर होता है जिसे ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेटिंग पावर दी गई होती है। जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट ओपन हुई है उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो ट्रस्टी को करना होता है, तो वो ट्रस्टी कहलाता है। उसके बाद ऑप्शन आता है कि द पर्सन हु फॉर हुज बेनिफिट द कॉन्फिडेंस इज़ एक्सेप्टेड इज़ कॉल्ड बेनिफिशियरी। तो ये नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जिसके बेनिफिट्स के लिए ये ट्रस्ट जो है बनाया गया है वो उसका बेनिफिशियरी कहलाएगा। तो नेम डिनोट होता है कि जिसे वो ट्रस्ट से कुछ बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा। उसके बाद है कि द इंस्ट्रूमेंट बाई विच द ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड इज़ कॉल्ड ट्रस्ट डीड कहते हैं। तो ट्रस्ट डीड क्या होता है? ट्रस्ट एग्रीमेंट क्या होता है? ट्रस्ट डीड को ट्रस्ट एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें यह मेंशन होता है कि जो भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी या इनकम है उसे ट्रस्टी कैसे मैनेज करेगी या बेनिफिशियरी को इसमें से क्या मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, या व्हाट बेनिफिशियरी इज़ इंटाइटल टू रिसीव बोल सकते हैं। ट्रस्टी का पेमेंट रिलेटेड जानकारी होती है। ट्रस्टी को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है या वो बैंकों का ऑपरेशन अकाउंट्स का कैसे करेगा, ये सारी जानकारी होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्टी क्या होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि बैंकों में जब अकाउंट ओपन करना होगा तो क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला है कि ट्रस्ट डीड होना ज़रूरी है। ट्रस्ट डीड इसलिए क्योंकि सारी जानकारी तो इस पे ही मेंशन होती है। यही एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी जानकारी मेंशन होती है। तो कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड चाहिए होगा। एग्जामिन टू असर्टेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी का कितना पावर और कितना फंक्शन है कि कैसे वो मैनेज कर रहा है, कितना मैनेज वो कर सकता है, उसकी जानकारी इसमें मेंशन होता है, इसलिए ट्रस्ट डीड लगेगा। सेकेंड है कि इन केस ऑफ 2 और मोर ट्रस्ट, अगर दो से ज़्यादा ट्रस्टी है और ट्रस्ट डीड में स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है कि कोई एक ट्रस्टी ही बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, तो उस केस में अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो उस केस में सारे ट्रस्टी को जॉइंटली अकाउंट का ऑपरेशन करना होगा, सबको साइन करना होगा।
थर्ड ये बोलता है कि अगर एक ट्रस्टी का डेथ हो जाता है तो मतलब टू मोर देन वन ट्रस्टी है और एक ट्रस्टी का डेथ हो जाता है तो रिमेनिंग जो ट्रस्टी है द अथॉरिटी विल बी वेस्टेड इन रिमेनिंग ट्रस्टी व्हेन ऑल द ट्रस्टी आर डेड। तो देखो, एक ट्रस्टी का डेथ होता है तो दूसरी ट्रस्टी को सारी चीज़ें मिल जाती है, वो बाकी सारी चीज़ें वो हैंडल करेगा। बट अगर सारे ट्रस्टी का डेथ हो जाता है तो उस केस में जो है कोर्ट अपॉइंट करता है एक नया ट्रस्टी। ये ध्यान में रखना होगा कि एक ट्रस्टी का डेथ होता है तो दूसरे ट्रस्टी को अथॉरिटी मिल जाती है, बट सारे ट्रस्टी का डेथ हो जाता है तो उस केस में है एक ट्रस्टी न्यू ट्रस्टी को जो है वो कोर्ट अपॉइंट करती है। थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है इंडिविजुअल, अगर ये जो ट्रस्टी है उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाती है, उसमें ट्रस्ट का इंसॉल्वेंसी नहीं कहा जाएगा। द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रस्टी इज़ नॉट द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रस्ट इंसॉल्वेंट नहीं होगा। अगर ये दिवालिया घोषित हो जाता है इंडिविजुअल ट्रस्टी तो उससे ट्रस्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है कि ट्रस्टी कैन नॉट डिलीगेट हिज हर पावर अनलेस स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड। अगर ट्रस्ट डीड में मेंशन नहीं है तो अपने पावर को डिलीगेट नहीं कर सकता। डिलीगेट का मतलब कि अपने पावर को किसी और को नहीं दे सकता है। ऐसा ना करे कि मैं अभी फॉरेन जा रहा हूँ तो मेरा पावर डिलीगेट कर दूँ मैं अपने किसी अदर पर्सन को। अगर ट्रस्ट डीड में स्पेसिफाई है तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट आर रिक्वायर्ड इन सेवरल स्टेट इन इंडिया टू बी रजिस्टर्ड विद चैरिटी कमिश्नर और सच अथॉरिटी अंडर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। देखिए, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो सारे स्टेट में तो नहीं, बट कुछ स्टेट, अपने देश के कुछ स्टेट में जो है उसका चैरिटी कमिश्नर या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के थ्रू, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के थ्रू, या तो चैरिटी कमिश्नर या उस टाइप के कोई अदर अथॉरिटी है उससे उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शुड बी फर्स्ट बी ऑब्टेन बिफोर ओपनिंग अकाउंट। तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा, ट्रस्ट डीड लेना होगा। और यहाँ पे केवाईसी मेंशन नहीं है, बट केवाईसी तो एनी हाउ लेना ही पड़ेगा। पैन कार्ड मतलब आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड फ़ोटो, वो तो लगेगा ही, जो भी साइनिंग अथॉरिटी होगा उसका। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट ओपनिंग के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वह एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी होता है जहाँ पे हम बोल सकते हैं, वी कैन से सम पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर सम म्यूचुअल बेनिफिट। कुछ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो है वो एक एसोसिएशन तैयार करते हैं, एक मेंबर तैयार करते हैं, जिससे वो कैपिटल जो फंड रेज कर सके और अपने जो है डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 1912 के अंतर्गत होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। और इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए कम से कम 10 एडल्ट मेंबर होंगे मिनिमम। इसमें सारे मेंबर की कैपिटल रेज किया जाता है और इसे एक डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी भी कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अपना प्रोप्राइटरशिप के केस में वो डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी उसकी नहीं होती है, बट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी कहलाती है। तो अब देख लेते हैं कि इसको ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए। इसके केस में जैसे ये देखिए, ट्रस्ट अकाउंट में आपको कैसे ट्रस्ट डीड चाहिए था, पार्टनरशिप अकाउंट में पार्टनरशिप डीड चाहिए था, प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपको एओए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये सब चाहिए था। फिर पब्लिक लिमिटेड में आ गए तो प्राइवेट लिमिटेड वाली सारी पेपर प्लस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशूड बाय आरओसी जो है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो वैसे ही ये रूल्स एंड बाई लॉज है, ये एक कॉपी होती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्रीमेंट टाइप से होता है। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि ये कितने मेंबर हैं, कैसे कैसे फंड रेज करेंगे, ये सारी डिटेल जो है रूल्स एंड बाई लॉज में दिया रहता है। तो रूल्स एंड बाई लॉज का एक कॉपी लेना होगा। फिर उसके बाद सम स्टेट हैव रिस्ट्रिक्शन टू ओपनिंग बैंक अकाउंट विद द कोऑपरेटिव बैंक। कुछ स्टेट, अपने देश के कुछ स्टेट में ऐसा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है कोऑपरेटिव बैंकों में ही ओपन होगा, तो विदाउट परमिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड विथ मिनिमम कंडीशन। दिस कंडीशन लाइक मैक्सिमम बैलेंस शुड बी ऑब्जर्व बाय अदर। मतलब कुछ स्टेट में ऐसे लिमिटेशन है, अदरवाइज बाकी बैंकों में कर सकते हैं बाकी स्टेट में। उसके बाद ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कैन बी मेड विद अ बैंक और एनी कैरिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग अप्रूव्ड बाय द। देखिए, इसमें जो पैसा है बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, अगर उसने
इन्वेस्टमेंट बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन कम से कम सेक्शन 32 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत उसको कराना होगा। नेक्स्ट ये बोलता है कि रिजोल्यूशन ऑफ अ बैंक कॉपी, अभी रिजोल्यूशन तो साइन करके देना होगा। रिजोल्यूशन ऑफ अ बैंक विद द सिग्नेचर ऑफ 3 पर्सन, कम से कम 3 पर्सन का साइन किया होना चाहिए रेजोल्यूशन पे, जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, तो इन सब का मिला के कम से कम 3 लोगों का साइन उस पर रेजोल्यूशन पे होना चाहिए और KYC तो लगेगा ही। उसके बाद देखिए ओपनिंग अकाउंट फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडी, गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडी के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन आर गवर्न बाई सेंट्रल गवर्नमेंट कंपाइलेशन ऑफ ट्रेजरी रूल एंड अकाउंट कोड। ये देखिए ये क्वेश्चन जो हम इग्नोर कर देते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन जो है वो किससे गवर्न रहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपाइलेशन ऑफ ट्रेजरी रूल्स एंड अकाउंट कोड। द स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन और गवर्नमेंट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इस सेंट्रल गवर्नमेंट कंपाइलेशन ऑफ ट्रेजरी रूल से रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो है स्टेट फाइनेंशियल हैंडबुक ऑफ द स्टेट, इसके थ्रू जो है गवर्न होते हैं इनके ट्रांजेक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज कंडक्टिंग गवर्नमेंट बिजनेस कंसिस्ट ऑफ पेइंग, रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड रेमिटिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे बिल, जैसे पेमेंट करना, पेमेंट रिसीव करना, या उसके बिहाफ में जैसे टैक्स वगैरह कलेक्शन होता है ना, इतने सारे गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे GST वगैरह कलेक्शन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैंक करती है। तो इसके गवर्नमेंट के बिहाफ में बैंकों को करना होता है, और बैंकों के पास जो लिक्विडिटी रहती है, वो जो पैसा उनके पास रहता है, वही उनका बेनिफिट होता है, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट में आता है। द बैंक वाइल ओपनिंग द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडी शुड ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ओपनिंग अकाउंट। सबसे पहले तो एक लेटर होना चाहिए कि मुझे अकाउंट ओपन करना है, इस नाम से गवर्नमेंट अकाउंट ओपन करना है, उसका ही लेटर होना चाहिए। उसके बाद आगे का कुछ प्रोसेस करेंगे। ऐसा कुछ लेटर जो है बाकी किसी में नहीं लगा, बट गवर्नमेंट के केस में एक लेटर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। उसके बाद है द रिसीट। द रिसीट इज़ थ्रू चालान मेड इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट एज रिक्वायर्ड, शोई डिस्टिंक्टली द नेचर ऑफ द पेमेंट एंड द हेड ऑफ द अकाउंट टू विच द अमाउंट इज क्रेडिटेड। द चालान मस्ट बी पास बाय द ट्रेजरी सब ट्रेजरी बिफोर। अभी देखिए अगर रिसीट है, जैसे हम देखते हैं ना कुछ गवर्नमेंट जॉब का जो एप्लीकेशन होता है उसका एक रिसीट जनरेट होता है कि आपको इस रिसीट पे को जाके और किसी एक गवर्नमेंट बैंक में जाके, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो SBI होता है कि SBI में जाके आपको ना इसका पेमेंट करना होगा, इसका जो भी है अमाउंट वो आपको एग्जामिनेशन का फ़ी वो आपको भरना होगा। तो वो रिसीट होता है, तो वो रिसीट जो है उस पर सिग्नेचर होना चाहिए ट्रेजरी या सब ट्रेजरर का, तो ही उसका पेमेंट हो सकता है। फिर उसके बाद पेमेंट। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर ऑथराइज टू इशू चेक विद इन द ड्राइंग लिमिट परमिटेड टू देम। उनको एक ड्राइंग लिमिट दिया होता है, उसी लिमिट के हिसाब से वो चेक इशू करते हैं। सेल्फ ड्राइंग इन कैश ऑफ अलाउड द सैलरी एक्सपेंसेस, स्पेशल चेक बुक आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल चेक बुक भी इशू होता है। ये सिर्फ एक गो थ्रू करने वाला है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओपनिंग ऑफ पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओपन करती है। देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक फॉरेस्ट, लोकल फंड एज ऑथराइज बाई AG ऑफिस where check are drawn by the authorized official in case of department and presented at the bank directly for payment without the intervention of treasurer। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जो है बिना ट्रेजरर के इंटरवेंशन के उनके पेमेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी समरी है। इसकी समरी को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। इसमें सबसे पहला है कि माइनर अकाउंट फॉर दोज अबव 10 years of age, बैंक open account of all individual, institution, cooperative society, trust and government department. They also open special type of account, such account are। इतने सारे अकाउंट तो ओपन करते हैं, कुछ और स्पेशल अकाउंट होता है, जैसे कि फर्स्ट क्या है कि माइनर अकाउंट फॉर 10 साल के ऊपर के बच्चा हो गया तो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन किया जाता है। बट हर एक बैंकों का अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ लिमिटेशन होते हैं कि 2000 रुपये तक ही उसकी विड्रॉल लिमिट होगी ATM के थ्रू अगर वो यूज करता है तो सेकेंड केस कहता है कि ज्वाइंट अकाउंट में डिफरेंट ऑपरेशनल मोड होते हैं, आइदर सर्वाइवर होता है, फॉर्मर सर्वाइवर और जो ज्वाइंटली होता है।
थर्ड ये बोलता है कि अकाउंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विथ कर्ता ऑपरेटिंग द अकाउंट। देखिए एचयूएफ की अकाउंट ओपन हो गए तो कर्ता ही ऑपरेट करेगा। इनकेस कर्ता जो है मर जाता है तो एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली जो है वो कर्ता बन जाता है। फिर नेक्स्ट है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स आर ओपन एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव क्लोज ड्यू टू एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ एनी पार्टनर। देखिए पार्टनरशिप अगर कोई एक पार्टनर जो है वो इनऑपरेटिव या पार्टनरशिप अकाउंट कब इनऑपरेटिव या क्लोज हो जाता है, जबकि किसी दूसरे पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, तो उस केस में एग्जिस्टिंग अकाउंट को इनऑपरेटिव या क्लोज करके नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है। फिर क्या है कि अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी कैन बी ओपन विथ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल एसोसिएशन, बैलेंस शीट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस रेजोल्यूशन। ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है कि लिमिटेड कंपनी के केस में एक कौन सा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगता है, तो ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है कि ट्रस्ट अकाउंट आर ओपन विथ ट्रस्ट डीड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय चैरिटेबल कमिश्नर, रेजोल्यूशन टू ओपन द अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लगती है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ओपन बैंक अकाउंट विथ पब्लिक प्राइवेट बैंक अदर देन कोऑपरेटिव बैंक। अगर किसी प्राइवेट या पब्लिक बैंक में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करना चाहती है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में उनको अलाउ है, बट उसके अलावा किसी और बैंक में वो करना चाहती है तो उनको परमिशन लेना होता है किससे, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ मैक्सिमम सीलिंग ऑन बैलेंस। मैक्सिमम वो एक बैलेंस कितना रखेंगे उसकी सीलिंग, उसकी लिमिट उसमें स्पेसिफाई हो जाएगी। उसके बाद है बैंक अकाउंट आर ऑल्सो ओपन फॉर गवर्नमेंट, पब्लिक बॉडीज़ फॉर रिसीविंग मनीज एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, ये भी है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है। सबसे पहला तो ये कहता है कि इंट्रोडक्शन इन अकाउंट ओपनिंग इज़ कंपलसरी। तो इस बुक में जो है आंसर दिया है कि कंपलसरी है, बट हमने यहाँ पे देखा कि माइनर के केस में, सिर्फ माइनर के केस में जो है, माइनर के केस में यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है, सॉरी माइनर के केस में इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। सो यू कैन सी कि इंट्रोडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर और आइडेंटिफिकेशन माइनर के केस में ज़रूरी होता है। माइनर वाले अकाउंट में हम देख लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंट्रोडक्शन इन अकाउंट ओपनिंग। अभी प्रैक्टिस में तो आप देखिएगा तो बैंकों में आप अगर कोई पर्सन अकाउंट ओपनिंग कराने आता है तो ज़रूरी नहीं कि हमें उसका इंट्रोडक्शन किसी का लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है कंपलसरी नहीं हो सकता, अगर माइनर है तो कंपलसरी हो जाएगा। फिर सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड है कि अ माइनर फॉर हुम द कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड अ गार्डियन अटेन मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 साल उसका अगर होगा तो ही वो मेजर कहलाएगा। इंडियन मेजर एक्ट आपने देखा, उसके हिसाब से 18 साल होगा तो ही वो मेजर कहलाएगा। फिर थर्ड है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7 मेंबर होते हैं। फिर गवर्नमेंट कंपनी आर दोज कंपनी वेयर द गवर्नमेंट होल्ड एटलीस्ट 51%। आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट बैंकों में 51% से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट बैंक कहलाता है। डिलीगेशन ऑफ पावर्स अंडर अ ट्रस्ट इज़, डिलीगेशन नॉट पॉसिबल है, पढ़ा हमने अभी। विच डॉक्यूमेंट स्टिपुलेट इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, इंटरनल कंपनी के इंटरनल रूल को देखिए, यहाँ पे तो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, आगे हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इंटरनल रूल्स ऑफ अ कंपनी जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। माइनर अकाउंट कैन बी ओपन इन गार्डियनशिप ऑफ मदर और फादर, मदर और फादर के इसमें हो सकता है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। आपने अगर देखा होगा माइनर के केस में, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि माइनर के केस में जो है मदर फादर इज़ अ नेचुरल गार्जियन। द टर्म नेचुरल गार्जियन डज नॉट इंक्लूड स्टेप मदर स्टेप फादर। ठीक है, ये भी है। प्लस एक यहाँ पे है कि आरबीआई ऑथराइज द मदर ऑल्सो साइन एज अ गार्डियन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मुस्लिम माइनर। अगर ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं है तो मदर एंड फादर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगर उसमें कुछ मेंशन होता कि इंक्लूडिंग मुस्लिम, तो उस केस में जो है यहाँ पे मदर नहीं आता। नेक्स्ट है कि 2 और मोर माइनर इफ़ डिजायरियस ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट, तो गलत है, 2 माइनर कभी नहीं कर सकते, कैन नॉट ओपन। उसके बाद है हिंदू माइनर हैविंग अ नेचुरल गार्जियन अटेन मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ, 18 साल कंप्लीट होगा तो ही वो मेजर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु शैल बी नेचुरल गार्जियन इन केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल, तो उसका हस्बैंड होगा। अगर वो मेजर होगा तो हस्बैंड भी मेजर होना चाहिए, तो उसका
नेचुरल गार्डियन कहलाता है, अदरवाइज मदर फादर ही कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि संजय अ माइनर एज 11 साल का एक लड़का है, डिजायर टू ओपन सेविंग अकाउंट, हिज मदर इज़ इलिटरेट एंड हिज फादर हैज़ बिकम सन्यासी, ही हैज़ हिज ग्रैंड पेरेंट हु विल बी द हिज नेचुरल गार्जियन। तो ओबियसली कि मदर ही होगी, इलिटरेट है फिर भी मदर ही उसकी नेचुरल गार्जियन होगी। सो देन नेक्स्ट है कि इन अ लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज ऑब्टेन थ्रू the memorandum was signed by 2 persons for all the 7 signatory where the signature were forged. Will the bank accept memo as genuine for bank account opening? Yes, because incorporation certificate is valid. सर्टिफिकेट वैलिड है अगर उसने एमसीए के साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साइट पे देखा है कि सर्टिफिकेट वगैरह बराबर है तो उसको वैलिड मानेगी। फिर नेक्स्ट है कि देयर शुड बी 2 पर्सन टू ओपन पार्टनरशिप अकाउंट इन अ बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इसमें करेक्ट यही होगा कि एक्स 25 साल और दोनों जो है मेजर होना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो है माइनर कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो पार्टनर तो हो सकता है बट वो साइन नहीं कर सकता है। तो 2 पार्टनर हैं तो यही दोनों होंगे। यहाँ पे देखिए माइनर 17 साल हो गया, यहाँ 16 साल हो गया, यहाँ पे 16 साल हो गया, तो ये तीनों नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 71 और 57 तो हो जाएगा, बट यहाँ पे 57 को ल्यूनाटिक बना दिया, मतलब जो मेंटली इल है वो तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बन नहीं सकता पार्टनर, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो यही एक करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है HUF account is to be opened in the bank where there are 3 major persons, Shiv Kumar father, MS Ramavati, शिव कुमार मदर, शरद कुमार सन, हु कैन बिकम द कर्ता ऑफ HUF। तो शिव कुमार जो है फादर सबसे एल्डेस्ट वही है तो वही कर्ता बनेंगे। नेक्स्ट कहता है कि वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ लिमिटेड कंपनी एक्सपायर एंड द चेक साइन बाई। देखिए लिमिटेड कंपनी में लीगल एंटिटी होती है, अगर वो डेथ कर भी जाते हैं तो उसका पेमेंट होगा, कैन पे एज अ रूटीन। उसके बाद कहता है कि एक्स अ पार्टनर इन द फॉर्म XYZ कंपनी वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन द फॉर्म नेम, डज इट रिक्वायर्ड सिग्नेचर ऑफ सारे पार्टनर। पार्टनरशिप के केस में सारे पार्टनर की सिग्नेचर जो है अकाउंट ओपनिंग के समय में रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 15 वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग। नेक्स्ट वी विल सी द एंसिलियरी सर्विसेज जो चैप्टर 16 को कवर करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।